Hello and welcome back everyone and good morning to all of you guys. So आज की कहानी मेरी जुबानी आज की शानदार सुबह स्टार्ट करते हैं बॉस एक क्वेश्चन से और बेहतरीन इंपॉर्टेंट से टॉपिक के साथ। ओके तो आज बात करने वाले हैं यार हम ऑप्टिक्स के वेव ऑप्टिक्स वाले पार्ट की। सो स्टार्टिंग कर लेते हैं आज के इस दिन में इस टॉपिक की शानदार सी ये शुरुआत मेरे और आपके जरिए। ओके तो मजा आने वाला है दोस्तों आज की इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में। कंसेप्ट सीखेंगे मस्त तरीके से और किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में नीट में और जेईई मेंस में आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ओके तो हम उसको सॉल्व करेंगे। 100% श्योर है कि हम उसको सॉल्व करके आएंगे विद कॉन्फिडेंस। तो सारे वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच हमने सीखने हैं, वो कॉम्पिटिटिव फंडामेंटल्स हमने सीखने हैं, वो तरीके हमने सीखने हैं, वो टेक्निक हमने सीखनी है जिससे हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं समझ गया ना बॉस, ठीक है। सो आज मैं बात करने वाला हूं यार वेव ऑप्टिक्स की और थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि वेव ऑप्टिक्स में आप करने क्या जा रहे हो बेसिकली, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। बहुत थियोरेटिकली बातें भी नहीं करेंगे, हाँ उतनी जरूर करेंगे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक आपके दिमाग में हो जाए और आपको पता रहे कि आप कर क्या रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव फॉर्मूलाज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उनको सीखेंगे ना क्योंकि न्यूमेरिकल करने आफ्टर ऑल यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके सो हियर वी गो। तो देखो यार वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, बढ़िया है सर। तो इसमें करेंगे क्या, देखो यार इसका नाम है, देखो ये ऑप्टिक्स का मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है पर्टिकुलरली जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। अब लाइट के कुछ किस नेचर की स्टडी कर रहे हो आप, किस टाइप की बात कर रहे हो आप वहां पे, ठीक है। ऑप्टिक्स का मीनिंग तो ये हुआ। अब वेव ऑप्टिक्स का मतलब आप यहां पे स्टडी कर रहे हो वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। बेसिकली इसमें हम सीखने वाले हैं वेव नेचर, ठीक है, ऑफ लाइट। लाइट के वेव नेचर को आप यहां पे स्टडी करने वाले क्योंकि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। बात समझ में आई, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा था ना ड्वेल नेचर ऑफ लाइट की जब हम बात कर रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड एज द वेव नेचर ऑफ लाइट, यू कैन से। ओके दिस इज द स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट इनसाइड द वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है। अब देखो यार वेव ऑप्टिक्स की जो कंसेप्ट है बेसिकली इसको सबसे पहले क्या कंसेप्ट था, किस तरीके से डिफाइन किया गया था, क्या बोला गया था, फिर उसमें क्या कमियां रह गई थी, फिर नया कंसेप्ट क्या आया था, किसने दिया था जो अभी तक चल रहा है जिसका हम यूज कर रहे हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझने के लिए, सीखने के लिए। ओके कूल। तो देखो सबसे पहले एक थ्योरी आपकी मिली थी, आपको एक मॉडल आपका दिया गया था जिसको कॉर्पस्कुलर मॉडल का नाम दिया गया। आप चेक करें कॉर्पस्कुलर मॉडल में, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि इसमें क्या बोला गया था और उसकी कमियां क्या रही थी, ये मेन होता है, ठीक है। फेल हो गया ना उसके बाद उस पे जाएंगे ना जो हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, जो हमारे लिए जरूरी है, जो अभी टिका हुआ है अभी तक नहीं। हाँ बस ये जानना जरूरी है भाई था। देखो सबसे पहला मॉडल वेव ऑप्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, वेव ऑप्टिक्स को स्टडी करने के लिए आया था कॉर्पस्कुलर मॉडल। अब ये है क्या, कॉर्पस्कुलर मॉडल में ये बताया गया था कि जो लाइट सोर्स होता है वो हर डायरेक्शन में पार्टिकल्स को इमिट करता है। हर डायरेक्शन में एक जो लाइट सोर्स होता है, मान लिया कोई भी लाइट सोर्स आप ले लो, तो बोल रहा है कि हर डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स इमिट करेगा। और वो बोलते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो हर डायरेक्शन में ये इमिट कर रहा है, ये वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वेरी वेरी टाइनी, ठीक है। ये वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स हैं, बहुत 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 टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और हर डायरेक्शन में ही इनको ये इमिट कर रहा होता है वो सोर्स, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बट जब बाद में इसको सब कुछ स्टडी किया गया और बाद में देखा गया कि ये कॉर्पस्कुलर जो मॉडल था ये फेल हो गया टू एक्सप्लेन द फिनोमिना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली आप ऑप्टिक्स में पढ़ने जा रहे हो, जिसकी वजह से हमें ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ रहा है और जिसपे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आते हैं और जो मोस्ट फेमस फिनोमिना है। आप सोच रहे होंगे सर बता भी दो अब राज की बात क्या है। ओके सो यार देखो ये इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि हमने तो यहाँ पे इंटरफेरेंस ही पढ़ना है ना, ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यही पढ़ना है ना, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। ये डिफ्रेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यही पढ़ना है ना तो इंटरफेरेंस, ना पोलराइजेशन, ना डिफ्रेक्शन, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना आपके पास हो रही है इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल। सो दैट्स व्हाई ये फेल हुआ एक तरीके से, ठीक है, मतलब हम इसका यूज नहीं कर रहे। उसके बाद एंट्री होती है एक साहब की जो कि एक फिजिसिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, इंजीनियर भी थे, इन्वेंटर भी थे, सब कुछ तो थे है कि नहीं, सब कुछ तो थे ये महाराज, ठीक है। इनका नाम है HU, मैं थोड़ा प्रोनाउंस है ना, प्रोनाउंस समझो बात को। सो HUGENS, ह्यूगेंस, यू कैन से ह्यूगेंस, है ना, ह्यूगेंस, है ना।
हाँ, पहले मैं हाइजेंस बोलता था, ठीक है, ह्यूगेंस है एक्चुअली में, ह्यूगेंस। इन साहब ने वेव थ्योरी को दिया, ह्यूगेंस ने। जैसे कि मैंने आपको बोला फिजिसिस्ट भी थे, और उस जमाने में तो जितने भी साइंटिस्ट होते थे वो एक पर्टिकुलर मास्टर में थोड़े ही मास्टर होते थे, है ना, उनको तो सब कुछ ही आता था यार, साइंस भी आ रही है, मैथमेटिक्स भी आ रही है, सब कुछ ही तो होते थे वो, नहीं बायोलॉजी भी आ रही है, सब कुछ तो आ रहा है, ठीक है। सो ये बंदा एक बेहतरीन फिजिसिस्ट, बेहतरीन इन्वेंटर, बेहतरीन मैथमेटिशियन था, बेहतरीन इंजीनियर भी था, आई थिंक सो। आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ह्यूगेंस ने एक वेव थ्योरी दी, ह्यूगेंस ने एक वेव थ्योरी दी वेव के रिगार्डिंग, वेव ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जो आज तक आप यूज कर रहे हो। और अगर आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी की है, ऑब्वियसली करी है, या कर रहे होंगे कुछ बच्चे होंगे 12वीं में, सो ये तो आपने पढ़ना ही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत डीप में जाके पढ़ना है। ह्यूगेंस थ्योरी आपको पढ़नी पड़ती है, इसके एजम्पशंस क्या है वो पढ़ने पड़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें हम वेव फ्रंट की बात करते हैं। तो इन साहब ने दिया था कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। इन साहब ने, मैं बता रहा हूं, छोटा छोटा आपको मोटा मोटा सा बात है नहीं, मोटी मोटी सी बात है, वो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि क्या बोला था। वैसे हमारे लिए ज्यादा आगे बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, बट हमें पता रहेगा, हम रिलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया था तो हमें चीजें पता होंगी कि मेन मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला वेव फ्रंट है क्या, ठीक है, समझो बात को, ये वेव फ्रंट है क्या, ठीक है, वेव फ्रंट है क्या। तो इन्होंने ह्यूगेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया। अच्छी बात है सर, क्या बोला गया उस कंसेप्ट में, क्या था वो वेव फ्रंट को क्या नाम दिया गया, बेसिकली इसके बारे में क्या बोला गया। उन्होंने बोला एक कॉन्टिन्यूअस, इसलिए मैंने लिख रखा है जिससे कि हमें टाइम थोड़ा सा बचा ले हम और अच्छे से आगे बढ़े हम, ठीक है। तो उसने बोला कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। अच्छी बात है, मैं बताऊंगा कैसे। कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए मीडियम इन सेम फेज, मतलब किसी मीडियम में कॉन्टिन्यूअस लोकस होता है, जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑल द पॉइंट्स, है ना, जो सेम फेज में है, ठीक है, उनका एक कॉन्टिन्यूअस लोकस होता है। ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम इन सेम फेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेम फेज होने चाहिए, ठीक है। तो इसको बोला गया था वेव फ्रंट। अब ये है क्या, दिखता कैसे है, बनाओगे कैसे, वो बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं, वो बोलते हैं कि जो लहरें होती हैं पानी के सरफेस पे, जो लहरें होती हैं, आपने देखा होगा जब पानी होता है, जैसे तालाबों में पानी होता है, नदी मतलब ठहरा हुआ जो पानी होता है, स्टिल वाटर, आप जब उसमें बाहर से उठा के कुछ फेंक देते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे जैसे पानी पे वो चीज, जैसे पत्थर वत्थर आप फेंक दो छोटा सा, ऐसे डलती है ना जाके ऐसे, तो वहां पे लहरें उठती हैं और वो बाहर को चलती है, आउटवर्ड उनका डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है। तो बोलता है रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। नहीं, जैसे इससे क्या होगा कि आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा हाँ मैंने भी किया था बचपन में। तो जब आप कभी फिल्मों में नहीं गाते थे कि दुखी होता है बंदा बहुत ही ज्यादा किसी की वजह से, है ना, मेंटली दुखी है बंदा, और जाके तालाब के किनारे पे बैठ गया, पत्थर उठाया और पानी में फेंक रहा है ऐसे, दुखी हो गए, नहीं देखा? ओके, तो जब आप ऐसे फेंकते थे तो वहां पे पानी उछलता था और उसमें लहरें बनती थी, कुछ आपने देखो, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था पानी में और वो बाहर को चलता था ऐसे 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 राउंड एंड राउंड, और बाहर को, है ना, तो आउटवर्ड डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था, उनको बोलते हैं रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। तो इस तरीके का डिस्टर्बेंस बोला गया कि भाई अगर पानी है, सपोज करो, और आपने यहाँ पे मारा तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे मारा तो वो लहरें ऐसे चलेंगी, आउटवर्ड जाएंगी, मतलब ये जो डिस्टर्बेंस है ये आउटवर्ड जाता है, बाहर को जाएगा, बाहर को, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन आप समझ गए होंगे यार, ठीक है। अब ये लोकस बनेगा कैसे, वेव फ्रंट दिखेगा कैसे, हल्का सा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद जो मेन पॉइंट है उन पे आएंगे। फंडा क्लियर हुआ? तो अभी तक वेव ऑप्टिक्स की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो टोटली किस पे डिपेंड हो रखा है, ह्यूगेंस वेव थ्योरी पे डिपेंडेंट हो रखा है। इन्होंने ही बताया, सब कुछ बताया मस्त तरीके से। फिर इन्होंने ये बताया कि जो वेव फ्रंट है वो नॉर्मली हम कौन कौन से यूज करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उन सब की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी क्लियर हुई, फंडामेंटल क्लियर हुआ, थोड़ा सा बेसिक। अच्छा, फिर आप सोच रहे होंगे यार सर ह्यूगेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट ही क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि जो लाइट है, हाँ ये भी जरूरी है आपके लिए, वेव थ्योरी है क्या दी थी भाई, क्या माना इन्होंने माना जो लाइट है ना, जो लाइट है वो एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव। अब आप सोचेंगे सर ये मतलब पंगा क्या है भाई, मैकेनिकल वेव, इससे क्या हुआ? मैकेनिकल वेव मतलब जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, मीन जरूरत होती है, सो दे नीड सम टाइप ऑफ मीडियम टू ट्रैवल, जस्ट लाइक यू नो मैकेनिकल वेव की आप बात समझ रहे हो कि मीडियम की हेल्प से ही वो ट्रांसफर हो पाएंगे, ठीक है, उनको किसी न किसी मीडियम की ही जरूरत होती है आगे ट्रांसफर होने के लिए, इस तरीके से आप समझे। सो यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बस ऐसे समझो आप थोड़ी देर के लिए, है कि नहीं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। तो ह्यूगेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने माना कि भाई जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव मतलब उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है ट्रैवल करने के लिए।
बात खत्म। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देता हूं मैं इसके बारे में आपको। ठीक है, कि भाई वेव फ्रंट है क्या बेसिकली, वो तो मैंने बता दिया, डेफिनेशन है, लोकस है बहुत सारे पॉइंट्स का किसी मीडियम में सेम फेज में। कितने टाइप का होगा, कैसे बनाएंगे, क्या यूज होगा, देख लेते हैं ना, थोड़ी सी देर की बात है ना। उसके बाद मस्त जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं ना, जिससे क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई, क्वेश्चंस है ना, मजा आएगा। ओके इस तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं कि हाउ इट लुक लाइक, मतलब बनता कैसे है बॉस, बनता कैसे है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, उसके थ्रू आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप समझ पाएंगे इजीली। बेसिकली आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन जाएगी जो मैं देना चाहता हूं आपको। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े कि यार सर्चिंग करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, आराम से समझ जाओगे, टेंशन मत लो। अगर किसी ने ये नहीं किया तो जाके करे, है कि नहीं, जाके करे इसको। ठीक है, तो पानी ले लो, पानी ले लिया सर, चलो भैया जाओ। मान लिया, माना कि मैंने क्या किया, माना कि ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए। मैंने कि एक इस तरीके का एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, मतलब एक आप मान लो जैसे एक तालाब होता है, उसमें पानी भरा हुआ है, इस तरीके से मान लो यार। ठीक है, कूल, और इसमें पानी भरा हुआ है। अब जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ओके 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 बॉस, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। और आपने यहां से बाहर से इस पे कुछ फेंक दिया से, ठीक है, तो जहां पे वो जाके टकराएगा यहाँ पे, तो अब मैंने अभी भी बताया, तो जैसे ही टकराएगा, और आपने देखा भी है प्रैक्टिकली, ये होता है नेचुरली, है ये होता है। ठीक है, तो पानी में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जो आपको ऐसे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपने देखा होगा। और यहाँ पे टिप्स करके ऐसे पानी उछलता है ऐसे, ठीक है, और डिस्टर्बेंस आगे को जा रहा होता है कि नहीं। तो बेसिकली ये जो बना रहे हो ना आप, ये राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, ये क्या है, क्या, अरे यही तो है सब कुछ। ठीक है, जहां पे आपने इसको हिट करा, देखो यहाँ पे जैसे ही एक डिस्टर्बेंस इससे बाहर निकला, ये वाला, ठीक है, समझो बात को, ये डिस्टर्बेंस जैसे इससे बाहर निकला, मतलब जैसे ही तुमने देखा यार इस तरीके से पानी बाहर को जा रहा है, तो इसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब कि जहां पे आपने पत्थर मारा और जहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उससे इक्वल डिस्टेंस में इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल डिस्टेंस में इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से देखें, आपने क्या किया, मान लिया आप बनाना चाहते हैं, कैसे बनाए, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट सोर्स से, मान लिया हमने बोला कि एक सोर्स है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है यहां से हर डायरेक्शन में, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स मान लो आप इसको, एक तरीके से क्या मान लो, पॉइंट सोर्स मान लिया, एक पॉइंट सोर्स है, आप ऐसे मान लो ना, सोर्स है मतलब जो लाइट इमिट कर रहा है, इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो। और इससे यहां पे एक ही डायरेक्शन में, इधर भी सेम डिस्टेंस पे, आप देखें, उसने बोला लोकस होता है, ये लोकस मतलब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो जो सेम फेज में है, सेम मीडियम में है, एक ही मीडियम है, पानी में ही है, सारे सेम फेज में है, सबका डिस्टेंस सेम है, समझ गए आप, लोकेशन सेम है सबकी, आप चेक करें, और सेम टाइम पे हम ले रहे हैं, तो फेज भी सेम ही बनने वाला है आपका। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम देखें यहां से, ये देखो, ये सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये इस तरीके का एक नेचर बनेगा, देखो, समझ गए, ये जो ये इस तरीके का सरफेस बन गया, इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल है ये, मतलब जितने भी पार्टिकल्स इस पे हैं इस समय, वाटर के या किसी के भी मान लो, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको बोला जाएगा कि दीज पार्टिकल्स ऑल दे आर इन सेम फेज, इन सेम मीडियम, एंड दिस by joining all the particles, this surface is called as what is the locus। इसी को हमने locus बोल दिया, all the points locus, ठीक है। और वो बोलता है कि अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, देखो क्यों, अगर वो बोलता है कि अब इस वाले पॉइंट से आगे जाओ और सेम डिस्टेंस पे सारे पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर दो, देखो सेम डिस्टेंस पे आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम सम टाइम t, तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो फिर से एक इस तरीके का वेव फ्रंट आपको आएगा, इसको सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। जब वेव फ्रंट के बाद किसी टाइम t पर, आफ्टर टाइम t, आप फिर से एक सेम डिस्टेंस अवे उन एक लोकस क्रिएट करते हो और उसको ज्वाइन करते हो, तो फिर से इस तरीके का स्ट्रक्चर, फिर से इस तरीके का स्ट्रक्चर, फिर से इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। और मतलब बाय ज्वाइनिंग दैम, तो एक तरीके से आपको लगेगा कि एक वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है, एक वेव आगे बढ़ रही है, इस तरीके से लगेगा। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर से बन जाता है, ये जो एक तरीके से फ्रंट आपको नजर आ रहा है किसी एनर्जी के आगे बढ़ने का, एक तरीके से चलने का, ठीक है। और किस शेप में है ये स्फेरिकल है, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, इसकी कहानी बताऊंगा, तो ये स्फेरिकल है, देखो ये स्फेरिकल फॉर्म में है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों इनको बोला जाता है वेव फ्रंट, ठीक है, इसी को कहते हैं वेव फ्रंट। मतलब किस फॉर्म में वो वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है, और किस तरीके से हमने डिफाइन किया वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल है ना, सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया जो हमारा वेव फ्रंट है, मतलब लाइट किस तरीके से चल रही है वेव नेचर के अकॉर्डिंग है, वेव फ्रंट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, समझो। पहला पॉइंट सोर्स के लिए,
ठीक है, जिसको बोला गया स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो हमने बनाया। देखो स्फेरिकल ही है ना, अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो एक स्फीयर बनाएगा, एक स्फीयर, क्योंकि 3D में देखना है इसको, 2D में एक स्फीयर बनाएगा एक तरीके से, ठीक है। पॉइंट सोर्स। दूसरा बनेगा आपका सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल जो एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं वेव फ्रंट, ठीक है, और ये भी वेव फ्रंट है। अब इससे ज्यादा थ्योरी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको उसके बारे में। तीसरा हम बात करेंगे, that is called as for a source which is at infinite distance away, so इसको बोलते हैं plane wave front, plane wave front, ठीक है। तो एक वेव फ्रंट ऐसा है जो प्लेन फॉर्म में हमें दिखाई देता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं, और एक पॉइंट सोर्स होता है जो पॉइंट फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक बल्ब नहीं होती, बल्ब, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स हम मानेंगे, ठीक है, पॉइंट जिससे हर डायरेक्शन में देखो लाइट जा रही है, और हर डायरेक्शन में अगर लाइट जा रही है तो हम इसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस में एक फ्रंट बना के क्रिएट कर देंगे जिसको वेव फ्रंट बोलेंगे, फिर उससे नेक्स्ट डिस्टेंस अवे दूसरा बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर एंड सो ऑन, इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो एक हो गया पॉइंट सोर्स यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये मैंने थोड़ा अजीब सा लिख दिया, दिस इज स्फेरिकल, spherical man, spherical wave front, come on, and cylindrical and the plane wave front, and how they look like, बना दूं क्या, थोड़ा सा चलो पता चल जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम एट ऑल, थोड़ा सा याद रहेगा, इतना बेसिक तो एटलीस्ट हमें पढ़ना ही चाहिए, इतना बेसिक तो एटलीस्ट हमें पता ही होना चाहिए। जल्दी से मैं आपको एक नजरिए में एक जल्दी से बताता हूँ ये क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, और इसका दो क्या एक ही बताऊंगा मैं आपको, एक ही जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने हमेशा याद रखना है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। कूल, बेसिक फंडा क्लियर हुआ, व्हाट इज वेव फ्रंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज वेव फ्रंट्स आर, ओके। तो ये इसे जल्दी से देख लेते हैं, इसका टाइप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बस आपने थोड़ा सा नाम याद रखना, उसका टाइप याद रखना, अगर कहीं पे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं तो एटलीस्ट आप उनकी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, आपको समझ होगी कि किस तरीके से डील करना है इस प्रॉब्लम के साथ, और प्रॉब्लम के साथ डील करना सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है बॉस, उसको सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन ढूंढना, ये तो हमें चाहिए, है कि नहीं। कूल, तो उसने बोला फॉर ए पॉइंट सोर्स, हम एक ऐसे सोर्स की बात कर रहे हैं जो पॉइंट फॉर्म में हम मानते हैं, पॉइंट मतलब जस्ट लाइक a very small size but having some mass value, कुछ तो होगी बट साइज बहुत नेग्लिजिबल होता है ना, तो ऐसे समझना पॉइंट सोर्स है। और पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट यूज किया जाता है दैट इज स्फेरिकल, जैसे कि मैंने अभी बताया, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है सर। एंड हाउ इट लुक लाइक, उसने बोला एक पॉइंट सोर्स है मेरे पास, मैंने बोला ठीक है, और इस पॉइंट सोर्स से इधर भी एनर्जी जा रही है, इधर भी वेव जा रही है, इधर भी वेव जा रही है, देख सकते हो आप, इधर भी जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है बॉस, हर डायरेक्शन में बना डालो बॉस, है ये नहीं। तो देखो अब इस पॉइंट से हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे एक लोकस क्रिएट कर दो, सेम जितने पॉइंट होंगे उनको ज्वाइन कर दो, ये बन गया वेव फ्रंट, बस यही तो वेव फ्रंट है। और इसके बाद सेकेंडरी बना दो, सेकेंडरी वेवलेट कह देते हैं उसको, और उस पे हर पार्टिकल जो सेकेंडरी बनेगा उस पे हर पॉइंट एक नए सोर्स का काम करता है, तो फिर इसको ऐसे बना सकते हो। तो देखो कितने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बन जाएंगे ये, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, स्फीयर, स्फेरिकल वेव फ्रंट कह सकते हो इनको, कॉन्सेंट्रिक, बहुत सारे बना दो, फिर इसके बाहर भी ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे बहुत सारे बना दो, मतलब इस तरीके से दिखेगा, बात खत्म। तो मतलब वो कह रहा है इसकी एनर्जी इस तरीके से आगे बढ़ रही है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो ये पहला यहां से यहां तक ले लो केवल, फिर ये इस तरीके का एक अब नजर आपको नजर आएगा कि एनर्जी इस तरीके से बढ़ रही है, जैसे हमारा वाईफाई का सिग्नल नहीं होता, ये इस तरीके से एनर्जी बढ़ रही है, दिस। तो ये उस वेव के आगे ट्रैवल करने का तरीका है जो स्फेरिकल फॉर्म में चलता है, बात खत्म। स्फेरिकल रास्ता उसने अप्लाई कर रखा है यार, समझो बात को। फॉर एक स्टैंडर्ड सोर्स का मतलब जिसका वेव फ्रंट होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, जो एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं, जस्ट लाइक मान एक रॉड ली मैंने और ये एक लाइट सोर्स है इस तरीके से, अब ये है तो इससे लाइट ऐसे निकल रही होगी, इससे लाइट ऐसे निकल रही होगी, इससे एक्सटेंडेड फॉर्म में आप देख सकते हो लेंथ की फॉर्म में आई इस तरीके से ऐसे निकल रही होगी। तो इसका जो वेव फ्रंट है वो एक एक्सटेंडेड सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का इसको नाम दिया गया है, ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स के लिए। तो इस तरीके से लाइट जा रही होगी, ठीक है, इस तरीके से आप देखो, और वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये मैं बताऊंगा आपको, नोट करके लिख लेंगे आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फॉर ए सोर्स एट इंफिनिटी, मतलब एक ऐसा सोर्स जो इंफिनिटी पे होता है, मतलब बहुत दूर है भाई, एक ऐसा सोर्स जो इंफिनिटी पे वो बहुत दूर है, उसका वेव फ्रंट, जैसे इसका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसका ऐसा सोर्स जो इंफिनिटी पे होता है उसका वेव फ्रंट हमेशा प्लेन लेना है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, याद करो। मान लिया लाइट ऐसे आ रही है, सोर्स जो है वेव ऐसे आ रही है ऐसे कहीं से, ठीक है, तो वेव जो फ्रंट होता है इसका किस तरीके से बनाओगे, प्लेन वेव फ्रंट, वो ऐसे होगा, ये है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये लाइन, ये प्लेन वेव फ्रंट है, यानी प्लेन P1 P2
P3, ऑल दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट। आपने बोला सर आपने ऐसे ही क्यों बनाए, ये देखो लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है और आपने 90 डिग्री पे ही क्यों बनाए, देखो 90 डिग्री पे ही क्यों बनाए, देखो 90 डिग्री पे ही क्यों बनाए, है कि ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके दिमाग में रखियो हमेशा, जो वेव फ्रंट होते हैं याद रखना, वेव फ्रंट, बस लास्ट पॉइंट है ये जो आपने याद रखना है थियोरेटिकली, वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ जिधर को वेव जा रही होंगी वेव, ठीक है, प्रोपोगेशन, ठीक है, तो जिधर को वेव जा रही है उसके डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, या आप ये भी कह सकते हो जो डायरेक्शन है वेव प्रोपोगेशन की वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। देखो इधर इसका सिलेंड्रिकल इस टाइप का दिखाई दिया, इसकी वेव वैसे जा रही है, इसकी इस तरीके से जा रही है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और इधर देखो यहाँ पे जब ये एनर्जी से बाहर निकल रही थी तो स्फीयर से बाहर निकल रही है तो देखो इसके परपेंडिकुलर है, यहां से भी बाहर निकल रही है देखो इसके परपेंडिकुलर है, यहां से बाहर निकल रही है देखो इसके परपेंडिकुलर, यानी ये इसका वेव फ्रंट है, इसका वेव फ्रंट है ये वाला, मान लिया इसको P1 मान लो और इसको P2 मान लो, ये सब वेव फ्रंट है। अब ये वाला देखो, ये वाला जो सरफेस है एक तरीके से ये वाला देखो, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इसमें जितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स का लोकस है ये, और ये देखो वेव ये है, ये वाली ये लाइंस वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, और देखो ये परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों इस टाइप का वेव फ्रंट जब आपको दिखाई देगा, मतलब इस टाइप का, ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे एक सरफेस आपको दिखाई देगा ना, प्लेन टाइप का, प्लेन टाइप का एक सरफेस नजर आएगा ना आपको, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जैसे मेरे हाथ मैंने ऐसे रख दिया और इधर से मार्कर ऐसे परपेंडिकुलरली जा रहा है इनको कट करके, तो ये एक वेव फ्रंट माना जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट, एंड वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर इस सोर्स से वेव बाहर निकल रही है तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। मतलब ध्यान से देखो, अगर आप यहां देख पा रहे होंगे, मान ले यहाँ कोई सोर्स है, देखो ये जितने भी कर्व सरफेस मैंने बनाए हैं ना, वो इस तरीके से पास होगी कि इनको 90 डिग्री पे कट करके आगे बढ़े, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो देखो चाहे यहाँ पे देखो 90 है, चाहे यहाँ पे देखो ये 90, ये 90, चाहे यहाँ पे देखो ये 90, चाहे यहाँ पर देखो ये 90, ये 90, सब 90 है। बस इतना पॉइंट तो याद रख सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खत्म खत्म खत्म, इतना बेसिक, दैट इज सफिशिएंट सफिशिएंट सफिशिएंट, बहुत हो गया ये, ठीक है, बहुत हो गया। अब वो 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जिनका यूज होगा अब आने वाले नेक्स्ट कंसेप्ट में, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जिससे हमारे एग्जाम का पहला क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का आता है। 99% चांस होते हैं मेंस और नीट में हर साल कि यहां से क्वेश्चन आएगा, जबकि अभी तक हमने केवल जानकारी ली है बेसिक की, ठीक है, कि ये है क्या, वेव ऑप्टिक्स में है क्या, किस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है एंड ऑल। क्लियर है, चले आगे, मजा आएगा, मैथमेटिकली एंटर कर रहे हैं हम, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं लास्ट का ये पॉइंट जो मैंने आपको बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं मैथमेटिकली जो कंसेप्ट है, जो इंटेंसिटी है, जब वो आपस में इंटरफेयर करेंगे, आपस में मिलेंगी तो क्या होगा और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, जल्दी से कम ऑन हियर वी गो। ओके यार, सो जल्दी से बात कर लेते हैं कौन से है वो 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी हमने पढ़ा है, ह्यूजेंस थ्योरी हमने देख लिया है, तो हमने ये भी तो देखना है कि भाई अब इसको एक्सेप्ट क्यों करा गया, क्योंकि ह्यूजेंस थ्योरी वो थ्योरी थी जिसने इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन को जो हम पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस जो फिनोमेना उसको पढ़ने वाले हैं, डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना उसको पढ़ने वाले हैं, बट नॉट पोलराइजेशन, ठीक है, बट नॉट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट तरीका बताया गया। तो ह्यूजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया जा सकता था, जो कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी या मॉडल के थ्रू नहीं एक्सप्लेन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और, एक नोट करके एक पॉइंट ये आपने याद रखना है कि भाई क्यों एक्सेप्ट किया गया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे यूज होने वाला है इस आगे की पूरी जर्नी में, जो हम नॉर्मली सोर्स यूज करते हैं, जो भी सोर्स हम यूज करेंगे यहाँ पे लाइट का, जैसे कि मैंने आपको बोला, सोर्स में भी इन पॉइंट फॉर्म, मतलब पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है, एक्सटेंडेड सोर्स है, एक्सटेंडेड जस्ट लाइक दिस, तो वो सिलेंड्रिकल सोर्स बना रहा है, और इन्फिनिटी में कोई सोर्स है तो वो प्लेन वेव फ्रंट बना रहा है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट ये वाला बना रहा है। तो वो बोलता है कि अगर एक ऐसा सोर्स हो जो कोहेरेंट हो, तो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है। कभी कभी ना ये चीजें ना बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस थ्योरेटिकली बना के पूछ ली जाती है, दैट्स व्हाई मेरे को लिखना पड़ रहा है। सो व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स, है ना, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, उनको याद रखना, और इनका मीनिंग क्या है अभी इसके बाद मैं मैथमेटिकली आपको समझाऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। उसने बोला कोहेरेंट सोर्स कौन से सोर्स होते हैं, उसने बोला 2 सोर्सेज, उसने बोला 2 सोर्स है अगर हमारे पास, हैविंग, ध्यान देना, हैविंग सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, एफ मींस फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ, 2 ऐसे सोर्स जिनकी वेवलेंथ सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइब्रेट्स विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने वाला है, जो सेम फेज डिफरेंस
कांस्टेंट के साथ वाइब्रेट करते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, पहली बात समझ गए आप, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना, है ना, विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ वो वाइब्रेट करते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो दो सोर्स ओरिजिनेटिंग, दो ऐसे सोर्स जो कहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहीं से मतलब एक किसी पर्टिकुलर सिंगल सोर्स से अगर दो सोर्स बन रहे हैं किसी एक सिंगल सोर्स से, देखो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, ऑल्सो कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स, उनको भी कोहेरेंट सोर्स ही कहेंगे। मान लीजिए एक बल्ब है हमारे पास, ये मेन बल्ब है और इसकी जो लाइट जा रही है, इसी की लाइट हमने यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दी है, ठीक है, इस तरीके से समझो आप, और एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया यहाँ पे, एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया मान लिया यहाँ पे, तो इसी की लाइट इससे भी निकलेगी, इसी की लाइट इससे निकलेगी, तो ये एक नया सोर्स इधर जो बंदा इसको देख रहा होगा उसको लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो सब मतलब एक समझाने के लिए आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि देखो दोनों की दोनों लाइट तो एक ही बल्ब से आ रही है, लेकिन वो बल्ब की लाइट इस होल से अलग निकल रही है, इससे अलग, तो हमने इसको एक नया सोर्स मान लिया, एक नया, और दोनों बने इसी से हैं, दोनों बने इसलिए इस टाइप के दोनों सोर्स को जो एक ही सिंगल सोर्स से बने हो कोहेरेंट सोर्स का नाम दिया गया। उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट ही रहने वाला है। दिस इज द डेफिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। बात खत्म गाइज, होप सो आपने बेसिक तौर पे, मैंने बहुत कोशिश करी है कि एक बहुत बड़ा लेक्चर ये हो सकता था, बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था, थ्योरेटिकल बेसिस पे ही, क्योंकि इसमें बहुत थ्योरी है इसलिए उसको समझने के लिए तो मैंने जो मेन पॉइंट थे आपके साथ डिस्कस करे, आपके सामने रखे हैं, जैसे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही सफिशियंट होता है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली भी हमने नहीं जाना है। कूल है, मस्त है। अब आते हैं हम अपने पूरे मैथमेटिकल कंसेप्ट के ऊपर। आगे की हमारी जर्नी इसी पे डिपेंड करेगी कि ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये आपका कितना स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, क्योंकि यहीं से सारा खेल क्रिएट होगा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड ऑल जो आप पढ़ते थे ना, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी वाले सारे कंसेप्ट, फेज डिफरेंस, ये डिफरेंस जो भी यहाँ पे हम यूज कर रहे हो सब कुछ क्लियर होगा, है कि नहीं। इस जर्नी में साथ चलना चाहोगे बॉस, ठीक है, मजा आने वाला है, एंजॉय करने वाले हैं, मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, मस्त तरीके से सीखने वाले हैं, अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हर कैटेगरी का, जैसे कि मैंने आपको बोला है, वादा रहा मेरा, वादा रहा, गाना सुना है नहीं ना, यस। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये आगे की मस्त तरीके की जर्नी। ओके इससे इंतजार हुआ खत्म और मस्त तरीके से अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस बेहतरीन से कंसेप्ट पे, जिसपे आने वाले पूरे चैप्टर को वे ऑप्टिक्स की एक्चुअली में स्टार्टिंग यहां से होती है। अगर आपका बेसिक जितनी थ्योरी हमने अभी तक डिस्कस करी है वो ऑलरेडी क्लियर है, तो यहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो यहां से आपको पता चलेगा। न्यूमेरिकल कहां से कैसे कैसे आते हो यहां से पता चलेगा, क्योंकि जो बेसिक थ्योरी हमने पढ़ी है उसका यूज हम इसलिए करेंगे क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ बनी रहेगी। कितने भी टिपिकल से टर्म अब आगे आएंगे तो हम समझ जाएंगे, अच्छा उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड, इसलिए वो थोड़ा सा पढ़ना बहुत जरूरी था, ठीक है। कम ऑन, सो दिस इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अब हमने पढ़ लिया वेव को, ठीक है, बढ़िया तरीके से, है ना। वेव नेचर ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं, वेव किस तरीके से आगे बढ़ती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है, कौन कौन से वेव फ्रंट होते हैं अभी हमें पढ़ लिया, स्फेरिकल, प्लेन या सिलेंड्रिकल, किस तरीके से वेव आगे ट्रैवल करती है हमें पढ़ लिया। अब वो बोलता है जब वेव आपस में आगे जा रही होती है, ठीक है, तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है जब वो दो वेव है, सपोज करो उसने एक बोला एक वेव इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, पहले अकेली जा रही है तो किसी से टकराएगी। वो बोलता है कि जब दो वेव आपस में आके टकराती है आपस में, ठीक है, यहां से आ रही है, समझना, यहां से दो वेव आपस में आके टकराएंगे तो जो जहां पे टकराएंगी यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों वेव एक इस तरीके के सोर्स से आ रही है, सोर्स 1 सोर्स 2, इस तरीके के जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, और जिस पॉइंट पे टकरा रही है अगर दोनों सोर्स से डिस्टेंस भी सेम हो तो फेज डिफरेंस 0 होता है। और इस टाइप की सिचुएशन में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात करने वाले हैं। थोड़ा सा फील आया, क्या बोला मैंने, एक सोर्स यहाँ है, एक सोर्स यहाँ है, यहां से लाइट चली, यहां से लाइट चली वेव फॉर्म में, ऐसे ऐसे ऐसे, और किसी पॉइंट पे टकरा गई, जहां पे टकराएंगे आपस में इस तरीके से टकराएंगे कि यहां पे कुछ एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्पेस में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको आगे चल के हम नाम देते हैं एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन जब होता है कहीं पे मैक्सिमम कहीं पे मिनिमम, इंटरफेरेंस। भाई आपस में दो एनर्जी का किसी पॉइंट पे मिलना, ठीक है, उसी को तो इंटरफेरेंस कहेंगे, वहां पे जो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कैसे सर, कम ऑन। अगर वो बोलता है कि लेट्स सी एक सोर्स ये ले लिया S1 और एक सोर्स ये ले लिया S2, और यहां से कोई एनर्जी आ रही है ट्रैवल करते हुए और यहां से कोई एनर्जी आ रही है ट्रैवल करते हुए, और दोनों एक किसी पॉइंट P पे मिल जाती है, तो मान लिया ये जो एनर्जी आ रही है, अब पता है ये वेव है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो अपने SHM एंड वेव्स वाला जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा आपको याद होगा पक्का, जब हम किसी वेव की बात करते हैं तो उसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसके वेव के डिस्प्लेसमेंट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, y = a sin of ओमेगा t प्लस phi। इस तरीके से हम इक्वेशन लिखा करते थे, लिखते थे कि नहीं, बिल्कुल लिखते थे सर, इसी तरीके से लिखते थे सर, यही याद होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। y उस वेव का डिस्प्लेसमेंट है, a उसका एम्पलीट्यूड है,
है ना। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी वाली हैं, वो मैं बताता रहूंगा क्योंकि ऑलरेडी एसएचएम वगैरह वेव्स वगैरह में ये आप पढ़ के रखते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, और ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है, टी उसका टाइम है, फाई उसका जो फेज एंगल होता है, और ये पूरा जो टर्म होता है, ये पूरा, इसको एक तरीके से फेज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। मान लिया मैंने इस सोर्स से जो वेव निकली है, ये देखो ना साइनोसोडल फॉर्म में हम मान के चल रहे हैं, साइन फॉर्म में जब वेव निकलती है तो इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से, तो देखो इस तरीके से अगर निकल रही है तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये ठीक है, एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, ये इसका एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कितनी भी ऊपर तक ये जा सकता है। तो बोल रहा है लेट्स इसका डिस्प्लेसमेंट है y1 वेव का, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा y2, और जहां पे ये मिलेंगे स्पेस में, इन स्पेस जहां पर भी ये मिलेंगी वहां होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्रिएट, जिसको इंटरफेरेंस का नाम दिया गया। और नेट डिस्प्लेसमेंट जब ये मिलेंगी, हमें क्या पता, अलजेब्रिकली हम उसको ऐड करेंगे, यानी y इक्वल टू y1 प्लस y2, अगर बहुत सारी होंगी तो उनको ऐड कर सकते हो आप। दो ही वेव आपस में मिल रही है तो हमने ये ले लिया। तो नेट सुपरपोजिशन का मतलब उनका आपस में मिलके उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, आपस में मिलना, सुपर इंपोज करना आपस में, एनर्जी का दो है जी, आपस में मिल जाना। ठीक है, कूल। तो ऐसे याद रखना है, ये इस तरीके से निकाल सकते हो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने की जरूरत पड़ेगी तो। अच्छा सर ठीक है, हमने माना कि पहले सोर्स से जो एनर्जी निकली उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ सेम थी, इससे निकली इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वेवलेंथ दोनों के आपस में सेम है। ठीक है, और दोनों की डिस्टेंस यहां से सेम है। इफ डिस्टेंस, याद रखो ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये इफ डिस्टेंस ऑफ बोथ सोर्स, समझो बात को, इज सेम फ्रॉम पॉइंट P, अगर पॉइंट P से दोनों सोर्स की डिस्टेंस सेम है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मान लिया ये भी x है और ये भी x है, अगर ये सेम है तो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसको कहते हैं उनके पाथ का डिफरेंस, जो जिस पाथ के थ्रू वहां से चल के गई। समझो जितने भी बेहतरीन टेक्निकल पॉइंट यहां पे आएंगे वही इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है, समझना बात को। तो ये इतनी डिस्टेंस कवर करके आएगा, ये इतनी डिस्टेंस कवर करके आएगा, अगर ये दोनों डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम और इनका डिफरेंस का मतलब x2 माइनस x1 और x ही है तो जीरो आ गया। और चांदी अगर पाथ डिफरेंस जीरो आ जाए ना, फेज डिफरेंस हमेशा जीरो होगा। कैसे? एक और बेहतरीन पॉइंट नोट करके दिमाग में डाल लो, +1 फिजिक्स से ही रिलेट करता है, वेव वाले एसएचएम वाले पॉइंट से। ठीक है, आ जाओ। रिलेशन बिटवीन, आगे भी काम आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, आगे एक्सप्लेन करूंगा, यहां याद रखो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, फेज डिफरेंस, ये टर्म सुना था ना आपने, अब समझ में आएगा। देखो, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे? फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से, और पाथ डिफरेंस को डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से। लेट्स सी, तो वो बोलता है कि इनके बीच में रिलेशन होता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीछा नहीं छोड़ेगा पूरे चैप्टर में, पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जब भी निकालना हो दोस्तों, ठीक है, एक तरीके से एंगल ही तो है, एक तरीके से ये एक तरीके से एंगल ही तो है, फेज का डिफरेंस जब भी निकालना हो, मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, φ2 माइनस φ1, डिफरेंस जब भी निकालना हो, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है, आप सब जान सकते हैं वेवलेंथ है लाइट की। ठीक है सर, और ये पाथ डिफरेंस है। इस केस में जब दो अलग अलग ऐसे सोर्स से लाइट आती है जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है और उनकी डिस्टेंस भी सेम है पॉइंट P तक, तो उनका पाथ डिफरेंस जीरो है, तो पाथ डिफरेंस जीरो कर दो यहाँ। तो अगर इसको जीरो करोगे तो देखो डेल्टा फाई भी जीरो हो गया, और डेल्टा फाई जीरो को होने का मतलब φ1 इक्वल टू φ2, मतलब उनका जो फेज एंगल है उन दोनों सोर्स के बीच में वो कांस्टेंट हो गया। यही तो था, वो कांस्टेंट हो गया, मतलब फेज डिफरेंस जैसे ही जीरो हो जाए इसका मीनिंग क्या होगा, फेज डिफरेंस जैसे ही जीरो हो जाए इसका मीनिंग क्या होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो ये पहला केस है जो आपने दिमाग में रखना। पहली बात कि सर आपने बोला कि दो ऐसे सोर्स लिए जिनसे निकलने वाली लाइट पॉइंट P पे सेम डिस्टेंस कवर करके जा रही है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर हम सेम मान लें, वेवलेंथ सेम मान लें, तो हमने पढ़ा था कि फेज डिफरेंस दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है, कोहेरेंट, इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो। अब इसका मीनिंग ये निकल के आया कि जो डेल्टा फाई है वो जीरो आ रहा है, अगर पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो इस डेल्टा फाई जीरो होने का मीनिंग क्या है इंटरफेरेंस में, ये आपको आगे बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरीके से आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी कर सकते हो। कम ऑन हियर, ओके, इसको जल्दी से देख लेते हैं क्या है इसकी कहानी जो हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई है। अब आपको मानना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर जो पहले सोर्स से लाइट आ रही थी S1 से, ठीक है, यहां से लाइट आ रही थी और S2 से लाइट आ रही थी ऐसे,
और पॉइंट P पे जाके मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था y1 y2, हमने माना इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका लेट्स सी a1 है, इसका a2 है, मान लेते हैं यार, सेम भी मान सकते हो। तो नेट कितना डिस्प्लेसमेंट लिखा था मैंने, y1 प्लस y2, तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा t, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी f लेते थे आप हर्ट्ज में लेते थे, तो ओमेगा को आप 2 पाई f लिख सकते हो, दिस इज इन हर्ट्ज एंड दिस इज इन रेडियन पर सेकंड। इतनी बात तो सबको क्लियर होनी चाहिए, मतलब मस्त तरीके से, ठीक है। प्लस दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 है, साइन ऑफ ओमेगा t है, और अगर मैं ये भी मान लूं कि दोनों सोर्स से आने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड भी सेम है, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a नोट, मान लिया ये भी सेम है, मजा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इससे इजी होगा, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो a नोट भी देखो, ये भी a नोट साइन ओमेगा टी, तो 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी कर दो ना, ये बन गया आपका नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। जो दोनों वेव आपस में मिलेंगे उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इंडिविजुअल इतना है, वो इतना होगा, और उसका ये एम्पलीट्यूड है एक तरीके से, ये इसका एम्पलीट्यूड है, देखो ना किसकी फॉर्म में है, साइन ओमेगा टी है, मतलब हार्मोनिक है, साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी सिंगल वैल्यूड फंक्शन बन गया, पावर 1 है और सिंगल साइन है, और उसके बाहर जो होता है वो उसका एम्पलीट्यूड है, मान लिया हमने जब इनको सेम माना हमने, अदरवाइज आपको लिखना पड़ता a1 प्लस a2 इंटू साइन ओमेगा टी, यही तो लिखना पड़ता है अगर सेम ना मानते, ठीक है। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड एक तरीके से, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड का मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान से समझना अब इसका मीनिंग क्या है, कूल, इसका मीनिंग क्या है, वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पर क्या हुआ होगा, देखो यहां से मान लिया सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, ठीक है सर, और आप बोल रहे हो सर कि एक पॉइंट हमने यहां लिया जो यहां से और यहां से सेम डिस्टेंस पे है, देखो सेम, हाँ यस, देखो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मतलब इस पॉइंट पर इन दोनों सोर्स से आने वाली लाइट, इन दोनों सोर्स से जो लाइट पहुंचेगी उसका डिस्टेंस सेम कवर करेगी, मतलब पाथ डिफरेंस जीरो होगा, मतलब पाथ डिफरेंस अगर जीरो है सो डेल्टा फाई जीरो होगा। यार याद रखना हमेशा, जब दो अलग अलग सोर्स से आने वाली लाइट किसी पॉइंट पे मिलती है और उनका पाथ डिफरेंस जीरो हो जाए तो उनका फेज डिफरेंस जीरो होता है, इसका मतलब होता है इस पॉइंट पे दोनों लाइट एक ऐसी इंटेंसिटी बनाएंगी मिलके, एक ओवरऑल ऐसा रीजन बनेगा, ऐसी इंटेंसिटी बनेगी जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। यहां पे एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा कि दोनों लाइट से मिलने वाला एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। और जिस पॉइंट पे दो अलग अलग वेव के मिलने से, ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो आगे आप इंटरफेरेंस में YDSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सीखने वाले हो। कुछ जा रहा है दिमाग में, एकदम क्लियर हो रहा है मामला क्या है ये, कि कब कंस्ट्रक्टिव बनता था, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस का बनना स्टार्ट होता है। याद आया कुछ? बट यहां से आपको एक आइडिया लग रहा है। अब वो पता है क्या बोल रहा है, अच्छा सर एक ही पॉइंट होगा क्या? नहीं, समझो, देखो वही तो उसी पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। ये है S1, ये है S2। देखो आप अगर ध्यान से देखें, मान लीजिए पॉइंट यहां पे था ऐसे, तो इसके इस सोर्स को अगर मैं मिला दूं, ज्वाइन कर दूं, ये वाली जो लाइन है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दूं, देखो ये एक्स एक्सिस, और ये सोर्स लेट्स सी वाई एक्सिस पे है, ये ज्यादा मजा आएगा आपको समझने में। तो इस सोर्स से ये पॉइंट ले लो, या इस सोर्स से यहां पे कोई पॉइंट ले लो, या इस सोर्स से यहां पे कोई पॉइंट ले लो, या इस सोर्स से इस लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, सारे इस परपेंडिकुलर लाइन पे एक्स एक्सिस पे, मतलब सबकी डिस्टेंस अपने अपने अकॉर्डिंग सेम होगी। यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम, ये वाली छोटी वाली ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब इस पे कितने भी पॉइंट ले लो, P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन, इन सारे पॉइंट का पाथ डिफरेंस जीरो है, मतलब फेज डिफरेंस जीरो है। और जब फेज डिफरेंस जीरो होता है तो इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, ये याद रखना। और जब फेज डिफरेंस जीरो होता है इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इस पर्टिकुलर लाइन पर, है ना, जहां पे दोनों सोर्स से आने वाली लाइट सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, जितने भी पॉइंट होंगे सबका पाथ डिफरेंस सेम ही होने वाला है, और हर पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलने वाली है, हर पॉइंट पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ गए होंगे आप लॉजिक क्या है, कहानी क्या है। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि यार सर अगर ऐसा हो जाए, अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि यहां से आने वाली लाइट इस पॉइंट पर और यहां से आने वाली लाइट इस पॉइंट पर, इसकी डिस्टेंस अलग हो और इसकी अलग हो, मतलब उनका पाथ डिफरेंस जीरो के इक्वल ना हो और उनका फेज डिफरेंस जीरो के इक्वल ना हो, तो क्या करेंगे? बस यहीं से तो जर्नी स्टार्ट हो गई थी, यहीं से तो आपका YDSC बना, यहीं से तो आगे कहानी स्टार्ट होगी, यहीं से तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एनर्जी का, कहीं पे मैक्सिमम बनेगी, फिर कहीं पे मिनिमम बनेगी,
ऐसे समझना है। कहीं पे CI होगा, कहीं पे DI। CI मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहीं से आपके वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज की स्टार्टिंग हो जाती है। पर बेसिक पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, बेसिक फंडा तो क्लियर हो गया ना कि क्या थी कहानी और कैसे समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप ये बताना चाहते हो कि जब दो वेव आपस में मिलती है तो कहां पे मैक्सिमम होगी, कहां मिनिमम, यू हैव टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस बिटवीन दैम। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाथ डिफरेंस पे फेज डिफरेंस डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी जहां मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव देगा, अगर मिनिमम तो डिस्ट्रक्टिव देगा। होप सो गाइज आप समझ गए होंगे इस कहानी को। जल्दी से लास्ट का ये केस मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल फॉर्मूला, जिसका यूज करके 100% हर साल हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और ट्रिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, मजा आएगा। ओके सो ये था यार सारा बेसिक कंसेप्ट, और इसका जो लास्ट पॉइंट है ना, वो लास्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा। उसका कारण है क्योंकि लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करने से वहां से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो वहां से आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी कि भाई न्यूमेरिकल भी हम साथ साथ में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में नहीं कर पाएंगे अदरवाइज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी हम साथ साथ में कर सकते हैं, और आगे डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस भी उसमें पढ़ सकते हैं। YDSC वाला केस हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो बिल्कुल कनेक्टिविटी आपके पास रहेगी, न्यूमेरिकल करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट एक साथ रहेंगे। बेसिक क्या था, मेन क्या है, मतलब इंटरफेरेंस बनाना है, डिफरेंट पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है, तो पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए। अगर पाथ डिफरेंस जीरो है किसी पॉइंट पे, दो अलग अलग सोर्स से आने वाली, अलग अलग सोर्स मतलब कोहेरेंट सोर्स, समझ गए, उनसे आने वाली लाइट, ठीक है, का पाथ डिफरेंस अगर जीरो नहीं है तो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बस इतना तो क्लियर है ना। तो आगे की कहानी हमारी बिल्कुल शानदार होने वाली, जबरदस्त होने वाली। होप सो गाइस आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, और आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे की कहानी हम आसान बना देंगे, और जल्दी ही अपने टारगेट की तरफ हम फिनिशिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहना, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, पैनिक नहीं करना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। कोई भी डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी तो मेरे से डिस्कस जरूर करना है। ओके, कूल एंड ऑल द बेस्ट।